रिफ्रैक्शन चैप्टर करेंगे। तो कल हमने अपना MCQ सेशन किया था एंड जिसने वो मिस कर दिया है तो वो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हमारा जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज डिफ्रैक्शन। तो हम लोगों का जो डिफ्रैक्शन टॉपिक है वो एज ए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नोट। तो हम लोगों को ये टॉपिक डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका इंट्रो लेना है कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिफ्रैक्शन ओनली। तो डिफ्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि सपोज हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लिया। अब हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देता। तो हमने 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो ओपेक इज वन ऑफ देम विच डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। सो अगर हम लोगों की यहाँ से एक सोर्स है और उससे लाइट आ रही है ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो अगर हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट, कंडीशन है ये हमारी, तो वो लाइट जो है वो बेंड होकर आगे चली जाएगी, रादर वो वहीं पे स्टॉप नहीं होगी और ना ही वो उस ओपेक ऑब्जेक्ट से पास होके निकलेगी। तो वो जो लाइट बेंड होगी, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो सेकेंड पॉइंट हमारा डिफ्रैक्शन के फॉर्म में आता है कि जो हमारा डिफ्रैक्शन प्रोसेस है उसमें जो हम लाइट यूज करते हैं वो एक एज अ वेव की तरह एक्ट करती है। हमने एज अ वेव क्यों कहा कि वेव जो है वो बेंड होकर ऊपर नीचे ऐसे चलती है। तो जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में हमारी जो लाइट है वो बेंड होके आगे गई थी, वैसे ही हमने कहा कि इन डिफ्रैक्शन लाइट एक्ट्स एज अ वेव। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में जब हमारी क्वांटम थ्योरी डिस्कवर हुई थी तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने बोला कि हमारी जो लाइट है वो ना ही वेव की तरह और ना ही पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं डिफ्रैक्शन के बारे में जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें NCERT में मेंशन किए हुए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड प्रोसेस विच इज रिफ्लेक्शन की तरफ। तो रिफ्लेक्शन को हम एक अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं कि सपोज हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उन्हें क्लियरली नहीं ऑब्जर्व कर पाते, लेकिन जैसे ही हमारे पास लाइट का सोर्स आता है तो वो हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना के ऊपर वो इमेज फॉर्म करती है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर लाइंग अराउंड अस। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसी ऑब्जेक्ट से आती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर हम अब अपने डिफरेंट फिनोमिनास देखें रिफ्लेक्शन के अंडर जो आते हैं वो होंगे ट्विंकलिंग ऑफ। तो हमारा जो फर्स्ट फिनोमिना आता है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सेकेंड इज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स एंड थर्ड इज रेनबो कलर्स। तो हमारे जो फर्स्ट एंड थर्ड फिनोमिना है ये हम अपने ह्यूमन आई एंड वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा सेकेंड फिनोमिना विच इज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स we'll be studying this under the topic spherical mirrors which is under reflection topic only। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्शन के कंसिडर में जो आता है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हम इसे कैसे समझे और ये हमने कैसे ऑब्जर्व करा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा कि हमने एक स्मॉल सोर्स लिया जिसमें से लाइट आ रही है एंड हमने उसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाया। तो हमने देखा कि जो हमारा सोर्स है वो काफ़ी छोटा है, तो जो लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक शार्प इमेज फॉर्म करेगी। तो वो शार्प इमेज क्यों फॉर्म हो रही है, बिकॉज उस सोर्स से लाइट जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर कर हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है। तो हमने देखा कि जो हमारी लाइट है दैट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने अपनी ये ऑब्जर्वेशन लिखी। फोर्थ पॉइंट इज कि जो हमारे पॉलिश सरफेस होते हैं वो ज़्यादा बेटर रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम इसे ऐसे ही कह सकते हैं कि जो पॉलिश सरफेस है सिर्फ वही रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हमारा पॉलिश सरफेस का बेस्ट एग्जांपल है मिरर्स। तो हम अपने मिरर्स में हमारी रिफ्लेक्शन देखते हैं बिकॉज देयर द मिरर इज पॉलिश सरफेस एंड द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज अकरिंग। तो अब हम देखते हैं हमारे क्या लॉज हैं जिनके ऊपर रिफ्लेक्शन बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारा ये प्लेन है एंड ये नॉर्मल लाई कर रहा है, तो हमने देखा कि जब हमारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर एक इमर्जेंट रे बनाएगी तो जो हमारा इंसिडेंट रे का एंगल होगा वो इमर्जेंट रे के एंगल से इक्वल होगा। तो दिस प्रूव्स दैट फर्स्ट लॉ।
सेकेंड लॉ कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड इमर्जेंट रे है, दे ऑल लाई इन वन प्लेन। तो अब इस पॉइंट को कैसे समझें कि हमारा ये प्लेन है एंड ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, जब ये रिफ्लेक्ट होकर इमर्जेंट रे की फॉर्म में बाहर आएगी और ये जो हमारा नॉर्मल हो गया, तो ये तीनों लाइंस जो है हमारी ये एक प्लेन में लाई कर रही है। इस डायग्राम के थ्रू हमने प्रूव करा। तो दिस प्रूव्स आवर सेकेंड लॉ ऑल्सो। तो हमारे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं जिसके ऊपर वो बेस्ड है, एंड हम लोग रिफ्लेक्शन के अंडर अपने स्फेरिकल मिरर्स एंड प्लेन मिरर्स को स्टडी करेंगे। तो अब हमारा जो थर्ड लास्ट टॉपिक आता है विच इज रिफ्रैक्शन। तो हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन को हम अपने कुछ डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से समझते हैं, जैसे कि हमारा स्विमिंग पूल का एग्जांपल है। जब हम स्विमिंग करने जाते हैं एंड हम पूल से बाहर होते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो वाटर है वो हमें थोड़ा शैलो दिख रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस और द फिनोमिना रिफ्रैक्शन। सेकेंड हमारा हो गया एग्जाम्पल विच इज़ कि अगर हमने अपने ग्लास स्लैब को, अपने ये हमारे लेटर्स लिखे हुए हैं, अगर हमने इस ग्लास स्लैब को इसके ऊपर रखा तो जो हमारे लेटर्स होंगे वो हम उन्हें रेज्ड ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में भी सेम होता है कि अगर हमने एक बीकर लिया एंड उसमें वाटर फिल्ड है और उसके ऊपर हमने अपनी पेंसिल रखी तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हम एंड वी विल बी ऑब्जर्विंग दिस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बीकर कि जो हमारी पेंसिल है वो पार्शियली इमर्स्ड है वाटर में। एंड जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे इस इमर्शन की तो हम देखेंगे कि ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारी पेंसिल इमर्स दिखाई देती है या फिर जो ग्लास स्लैब है वो हमारे लेटर्स को रेस कर देता है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो इंटरफेरेंस ऑफ 2 मीडियम्स के बीच में है। सपोज कि हमारे पास 2 मीडियम्स हैं, इस बीकर का एग्जांपल ले तो हम देखते हैं कि बाहर हमारी एयर मीडियम है एंड वाटर हमारा सेकेंड मीडियम है। तो हमारे पास जो लाइट हम यहाँ पर हैं, तो जब हम इस पेंसिल को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम दी साइड्स तो जो लाइट हमारे पास पेंसिल से रिफ्रैक्ट होकर आ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। दैट इज़ वाई जो हमारी इमेज है वो डिस्प्लेस होकर हमें एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट दिख रही है। तो इसका रीज़न यही हो गया कि हमारा जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस मीनिंग कि जब दो हमारे मीडियम्स अलग अलग एक पॉइंट पर मीट कर रहा है तो जो हमारा सरफेस होगा टॉप लेयर ऑफ द वाटर, वहाँ पर हमारा एयर एंड वाटर मीडियम दोनों के मीटिंग पॉइंट्स होंगे। दैट इज वाई वी विल बी सेइंग द टॉप लेयर ऑफ वाटर फॉर्म्स दी इंटरफेरेंस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट होगी सिर्फ इंटरफेरेंस पे ही। दैट इज जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होंगे तो हमारी लाइट की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी हमारी यही लिखा है दैट लाइट फ्रॉम पार्ट ऑफ द पेंसिल इमर्स्ड इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो इमर्स्ड पार्ट है वो उसकी जो रिफ्रैक्शन है, हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है लाइट, इसलिए फॉर्म होगी अलग। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लाइट डजंट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम्स। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में वाटर की जगह केरोसिन ले लेते तो हमारे पास डिफरेंट इमर्शन आती, हम डिफरेंट पेंसिल का पार्ट इमर्स्ड ऑब्जर्व करते। तो हमारे इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगर हमने डिफरेंट मीडियम लिया तो डिफरेंट मीडियम्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो इसलिए हमारा ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि रिफ्रैक्शन में अगर हमने अपना मीडियम चेंज कर दिया तो हमारी जो अपरेंट पोजीशन है या जो एक्चुअल पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। लास्ट पॉइंट इज़ कि जो डायरेक्शन है वो सेकंड मीडियम में चेंज होती है। जैसा कि हमने इसमें देखा कि जब हम एयर से वाटर में गए तो हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, इसीलिए हमारी इमेज कहीं और पोजीशन हुई। तो ये हो गया हमारे रिफ्रैक्शन के बारे में। अब रिफ्रैक्शन में एक लास्ट हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा कि सपोज हमने एक बीकर लिया एंड शैलो बीकर लिया एंड उसमें हमने एक कॉइन प्लेस कर दिया। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हम धीरे धीरे पीछे जाते जाएंगे एंड देखेंगे कि कौन सी ऐसा पोजीशन है जहाँ पर हम लोग कॉइन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे या हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो जब हम उस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे तो वी विल आस्क आवर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द बीकर। तो जब वो वाटर पोर करेगा विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन, तो जब वो वाटर पोर करेगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा कॉइन है वो स्लाइटली रेज हो गया एंड हम अपनी उसी सेम पोजीशन से
जहाँ पर पहले हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे कॉइन को, तो उसी सेम पोजीशन से हम अब कॉइन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये जो हम ऑब्जर्वेशन हुई हमारी, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही हुई। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस हो गया कि रिफ्लेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड इसमें कुछ डिफरेंट मीडियम्स अप्लाई नहीं होते। वेयर एज रिफ्रैक्शन की कंडीशन ही यही है कि उसमें हमारे डिफरेंट मीडियम्स प्रेजेंट होंगे तभी हमारी रिफ्रैक्शन होगी, जैसे हमने इस हमारे पेंसिल इमर्स्ड वाले एग्जाम्पल में समझा था। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट के फॉर्म्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना था एंड ये हमारे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्लेन मिरर की हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन इज कि जो हमारी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। सेकेंडली हमारा जो प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की वो है कि जो साइज होगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। दैट इज वाई व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, तो जो हमारी हाइट होती है, जो हमारा साइज होता है, दैट सेम साइज हम अपनी इमेज के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड वन इज कि जो हमारे इमेज का डिस्टेंस होगा बिहाइंड द मिरर वो एग्जैक्टली सेम होगा एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना हम मिरर के सामने डिस्टेंस पे खड़े होंगे उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज कि जो हमारी इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ सर्फेसिस है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो हम स्पून यूज करते हैं घर में, उसके अंदर हमारे पास कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सर्फेसिस दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्पून का इनवर्ट सर्फेस होगा दैट वी विल कॉल इट एज कॉनकेव एंड जो हमारा आउटवर्ड होगा वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। तो कॉनकेव जो हमारा सरफेस है वो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। तो जब हम लोग अपनी स्पून को डिस्टेंस उसका बढ़ाएंगे हमसे, तो हमारी जो साइज है इमेज का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है वो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म करेगा। तो तभी जब हम स्पून के बिहाइंड जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे हम अपनी इमेज को फॉर्म करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी वर्चुअल बनी है, इरेक्ट फॉर्म हुई है एंड एनलार्ज्ड फॉर्म हुई है। जैसे जैसे हम उसका डिस्टेंस हमसे बढ़ाएंगे तो हमारी इमेज बड़ी होती जाएगी। लेकिन जब हम स्पून के आगे वाले सरफेस से देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड फॉर्म होगी। तो जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी कॉनकेव सरफेस में एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स सरफेस में। अब बारी आती है हमारे स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। तो स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप ऑफ मिरर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव, सेकंड वन इज कॉन्वेक्स। तो अब हम लोग अपने स्फेरिकल मिरर्स में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि जब हम अपनी इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक रीड करें तो हमें ये सारी की सारी बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म इज पोल। तो पोल हमारे स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि जो सेंटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसको हम पोल कहेंगे। तो सपोज ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब हम इसके सेंटर से जो पॉइंट होगा वो उसको हम पोल कहलाएंगे। तो दिस पॉइंट विल बी पी। पोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड हमारी टर्म हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारा सरफेस होता है वो एक स्फेयर बना रहा होता है एंड जो स्फेयर का सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो हमारे जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहेंगे, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। तो जो हमने देखा जो हमारा स्फेरिकल सरफेस हो गया इसका ये वाला डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा एंड ये डिस्टेंस जो है वो हमारा पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को जो ज्वाइन करता है दैट वी विल कॉल इट एज रेडियस। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो थी वो थी पोल, जो हमने पढ़ा कि वो सेंटर जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर से होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो सेंटर ऑफ जो स्फेयर फॉर्म हो रहा है उसके अंदर होगा। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमें एक मेन पॉइंट जो याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारे मिरर का पार्ट नहीं है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो मिरर के आगे फॉर्म होगा, वेयर एज जो कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म होगा। तो हमारे रेडियस जो हमारा थर्ड पॉइंट था हमने हमारा रेडियस जो है वो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस का हम मेजर करेंगे। तो रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा फोर्थ बेसिक टर्म विच इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे।
तो हमने देखा कि रेडियस जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, लेंथ होगी, उससे मेजर करेंगे। वेयर एज जो लाइन उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो रेडियस एंड प्रिंसिपल एक्सिस थोड़े से कंफ्यूजिंग है बट ईजी है, दोनों अलग अलग हैं। तो हमें याद रखना है कि रेडियस हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड जिस लाइन से हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है विच इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो हम फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर रेज कन्वर्ज हो रही हो। अब हम फोकस को कैसे समझेंगे कि सपोज हमारे पास, हमने एक एक्सपेरिमेंट तो किया होगा अपनी लाइफ में कि हमारा जो हमने एक मिरर लिया होगा एंड उसके ऊपर सन रेज को रिफ्लेक्ट करा के एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करी होगी। तो वो पॉइंट को हम एक पेपर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे एंड जहाँ पर शार्पेस्ट इमेज फॉर्म हो रही होगी वहाँ पर उस डिस्टेंस पे हम अपने मिरर को 5 मिनट्स के लिए वहीं पे रखेंगे एंड हम ऑब्जर्व करेंगे कि 5 मिनट्स बाद वो पेपर जो है वो बर्न होना शुरू हो गया है। तो जो बर्न वो हुआ क्यों, उसका रीज़न ही यही है कि जो हमारी इनफाइनाइट रेज आ रही है सन से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, जैसे हमारा ये सन है एंड ये रेज दे रहा है, हमारे ये सरफेस हो गया कॉनकेव सरफेस, तो हमारी जो इनफाइनाइट रेज आ रही हैं वो एक पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट होंगी एंड उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम देखेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ पर हमारी रेज मीट कर रही होंगी, वेयर एज कॉन्वेक्स सरफेस से हमें ऐसा लगेगा कि हमारे प्रिंसिपल फोकस जो होगा पॉइंट, वहाँ से रेज हम ऑब्टेन कर रहे हैं। क्योंकि जो कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर है, तो वहाँ पर हमारा जो फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस, वो बिहाइंड द मिरर लाई करेगा। तो बिहाइंड द मिरर से हमें ऐसा लगेगा कि हमारी इस पॉइंट से, फोकस से हमारी रेज आ रही है। अब हमारा लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट आता है कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फोकल लेंथ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल होता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल फोकस हो गया, जैसे कि हमारा ये लेते हैं हम कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया एंड ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हम देखेंगे कि हमारा जो होगा यहाँ पर हम अपने प्रिंसिपल फोकस को ऑब्टेन करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होगा इसे हम अपनी फोकल लेंथ की उसमें मेजर करेंगे। अब 7th पॉइंट आता है हमारा डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? हमारी ये जो सर्कुलर आउटलाइन होती है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की या फिर स्फेरिकल मिरर की, उसको हम डायामीटर की फॉर्म में मेजर करेंगे। तो जो हमारा ये कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये हमारा पूरा डायामीटर की लेंथ बताएगा। तो हमारा जो डायामीटर है उसको हम अपर्चर भी बुलाते हैं एंड हमें ये बात याद रखनी है कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स के टॉपिक में हम अपने अपर्चर को स्मॉलर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर से कंसिडर करेंगे। अगर हमारा अपर्चर स्मॉल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये हमें याद होना चाहिए बिकॉज हमें एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं रेडियस देकर कि हमारी फोकल लेंथ को मेजर करो। तो हम इस फॉर्मूला से अपनी फोकल लेंथ निकालेंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये हमारी हो गई कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने पढ़ी है एंड हमारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक रिफ्लेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो आती है वो कॉनकेव मिरर की आती है। तो हमने इसमें देखा कि जब हमारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होगी तो वो हमारे फोकस से पास करके जाएगी। तो हमारे पास जो हमारा नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा एंड जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेम हैपेंस विद द कॉन्वेक्स मिरर। जब हमारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती है तो वो वर्चुअली दैट इज बिहाइंड द मिरर फोकस से पास होती है, लेकिन हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो सेम आता है कॉनकेव के। बस डिफरेंस ये है कि जो हमारी फोकस से पास होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी इन द कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड आती है हमारी बेसिक रिफ्लेक्शन में कि हमारी जब रे फोकस से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सेम होता है हमारे कॉन्वेक्स के अंदर कि जब हमारी रे जो है वो ऐसे आ रही होती है एट एन एंगल जो हमारे फोकस पे रिफ्लेक्ट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे जितने भी केसेस होंगे वो सारे बिहाइंड द मिरर होंगे बिकॉज उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होती है।
थर्ड हमारी रिफ्लेक्शन हो गई कि जब हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होकर वो फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। तो हमारा जो सेम होता है कॉन्वेक्स के अंदर कि हमारी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम उसी पाथ को फॉलो करेगी। लास्ट हमारी रिफ्लेक्शन होगी जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे पोल से पास होगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो सेम पाथ फॉलो करेगी। तो हमारे कॉन्वेक्स में भी सिमिलर होता है कि हमारी रे पोल से पास होती है एंड देन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उसी पाथ को फॉलो करती है। तो ये हमारी हो गई कुछ बेसिक रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट केस में देखा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी हमारी रे तो वो फोकस से पास होगी। सेकेंड केस में हमने देखा जब वो फोकस से पास होगी तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। थर्ड हमने देखा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है रे हमारी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ फॉलो करती है। फोर्थ केस हो गया हमारा जब वो पोल से पास होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में वो भी सेम पाथ फॉलो करेगी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एज यू कैन सी इन द रे डायग्राम। रे डायग्राम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास डायरेक्शंस के लिए हम एरोज यूज करते हैं एंड जितने भी हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन फॉर्म हुए हैं वो दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक रिफ्लेक्शंस। अब हम पढ़ते हैं हमारी मेजर जो हमारे कॉन्केव मिरर के डायग्राम्स फॉर्म होंगे। तो फर्स्ट हम अपने कॉन्केव मिरर में देखते हैं कि जो फर्स्ट केस है उसमें हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो हमारे पास इनफाइनाइट से रेज आ रही है। अब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो हम उसे फोकस से पास करवा लेंगे एंड हमारे पास फोकस पे ही इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो मैंने आपको बोला था कि जब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रे तो वो फोकस से पास होती है। फर्स्ट केस में हमारे पास फोकस पे इमेज फॉर्म होगी अगर हमारा इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होगी कि जो हमारा साइज होगा इमेज का वो पॉइंट साइज होगा दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। एंड थर्ड हमारी प्रॉपर्टी हो गई कि हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखा हुआ है तो हमारे पास जो रे आएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी एंड देन अगेन वो फॉलो करेगी हमारे फोकस से। एंड जो हमारी सेकेंड रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके अपने सेम पाथ को रिफ्लेक्ट करेगी एंड हमारे पास एक डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, वो उसका साइज भी हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है एंड जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो फोकस एंड हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगी। तो सेकेंड केस में हमने देखा कि हमारी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट एंड हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगी। थर्ड केस में हमने देखा जब हम अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगी। तो हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमारी जो एक रे है वो फोकस से पास होगी एंड जो दूसरी रे है वो फोकस से पास होगी लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट केस में प्रिंसिपल एक्सिस से रे आ रही थी हमारे और फोकस से पास हुई एंड सेकेंड रे में फोकस से पास होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई जिसने हमारे पास सेम साइज ऑफ इमेज फॉर्म हुई एट सी एंड विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गई हमारी थर्ड इमेज डायग्राम की प्रॉपर्टीज। फोर्थ आता है हमारा कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो हमने देखा था जब कि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है ऑब्जेक्ट तो वो हमारा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म करेगा। सिमिलर हैपेंस इन द फोर्थ केस कि जब हमारे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म होगी और जो इमेज फॉर्म होगी वो एनलार्ज्ड होगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो फर्स्ट थ्री केसेस में हमारे पास एक्चुअली फर्स्ट टू केसेस में हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज आई, थर्ड केस में सेम इमेज हो गई, सेम साइज हो गया। तो हमारे सेम साइज होने के बाद अब धीरे धीरे हमारी इमेज का साइज बढ़ेगा। तो फोर्थ केस में हमारा जो इमेज का साइज है वो एनलार्ज्ड है एंड इट इज फॉर्म बियॉन्ड द सी वेयरएज हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था। फिफ्थ केस जो आता है हमारा कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हमारी एक रे तो फोकस से पास हो जाएगी
एंड सेकेंड रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो जब दोनों रेज को हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखने की वजह से हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होगी एंड द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड। लास्ट केस इज कि जब हम अपनी इमेज को फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे तो हमारी एक रे जो है वो पोल से पास होगी एंड देन रिफ्लेक्ट होगी, एंड जो हमारी सेकंड रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी एंड वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। तो हमारी इमेज का साइज हाईली एनलार्ज्ड होगा एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। तो हमारे कॉन्केव मिरर में हमें जो याद रखना है कि हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होती है सारे केसेस में, एक्सेप्ट फॉर द केस जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तब हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा था एंड हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे था तब हमारी इमेजेस जो फॉर्म हुई वो डिमिनिश्ड फॉर्म हुई, वेयरएज जब हमने सी के बियॉन्ड रखना शुरू कर दिया तो हमारे पास एनलार्ज्ड इमेजेस फॉर्म हुई। तो हमने देखा ये हमारे कॉन्केव मिरर की कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास सिर्फ दो केसेस हैं क्योंकि हमारे पास हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म होती है। तो फर्स्ट केस में हम देखें तो हमारे फर्स्ट केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो फर्स्ट केस में जब इनफाइनाइट रेज आएंगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, तो बिहाइंड द मिरर जो फोकस होगा कॉन्वेक्स मिरर का उस पे वो लोग कन्वर्ज करेंगी एंड हमारी इमेज फॉर्म होगी विच इज हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज होगा उसका, और हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी एट दी फोकस। क्योंकि हमने कॉन्केव में भी देखा था कि इनफाइनाइट पे रखने पे हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो फोकस पे फॉर्म होती है। सेकेंड केस में हमने देखा हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो हमारी जो रे होगी वो पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिहाइंड द मिरर एंड हमारी एक रे जो होगी वो फोकस से पास करेगी। तो फोकस से पास करने पे एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने पे हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर्म होगी एंड जो हमारी इमेज का साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा एंड इमेज का जो नेचर होगा दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में वी ओनली गेट डिमिनिश्ड इमेजेस एंड साइजेस, और जो हमारा फर्स्ट केस में इनफाइनाइट पे फोकस पे फॉर्म हुआ एंड सेकंड केस में पोल एंड फोकस पे फॉर्म हुआ। तो ये हो गया हमारे कॉन्वेक्स मिरर का केस। तो आप लोगों को याद रखने हैं ये सारे डायग्राम्स बिकॉज हमें एमसीक्यूज में डायग्राम्स फॉर्म करके पूछ सकते हैं कि ये जो फॉर्म हो रहा है हमारा डायग्राम में इमेज उसका नेचर क्या है एंड वो कौन से मिरर फॉर्म कर रहा है। तो अब बारी आती है हमारे यूजेस की। तो फर्स्ट यूज में हम कॉन्केव मिरर का पढ़ेंगे। कॉन्केव मिरर का फर्स्ट यूज हो गया कि कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस एंड सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स। तो हमें फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट से पता लगता है कि कॉन्केव मिरर जो है वो लाइट की फॉर्मेशन में यूज किया जाता है बिकॉज वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारे पास बिल्कुल फोकस पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। थर्ड पॉइंट इज हमारे शेविंग मिरर्स में यूज किया जाता है कॉन्केव मिरर बिकॉज कॉन्केव मिरर प्रोवाइड्स अ लार्ज इमेज। तो लार्ज इमेज की वजह से वी यूज देम फॉर शेविंग मिरर्स। फोर्थ इज डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर्स सेम रीजन की वजह से कि उन्हें लार्ज इमेज की फॉर्मेशन हो। एंड फिफ्थ वन इज कि सोलर फर्नेसेस में यूज किया जाता है कॉन्केव मिरर को क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब हम फोकस करवाते हैं लाइट को कॉन्केव मिरर से तो हमारे पास एक शार्प इमेज फॉर्म होती है जिसकी वजह से हमारी जो है हीट प्रोड्यूस होगी एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन द सोलर फर्नेसेस। अब आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रेयर व्यू मिरर में यूज किया जाता है एंड रेयर व्यू मिरर में यूज इसलिए किया जाता है बिकॉज वो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है एंड इरेक्ट इमेज जिसकी वजह से हमारे पास लार्जर वाइड व्यू आता है। सेकेंड पॉइंट इज फुल लेंथ इमेज को ऑब्टेन करने के लिए वी यूज कॉन्वेक्स मिरर्स एंड इसकी एप्लीकेशन हमारे आगरा फोर्ट में यूज की जाती है। अब बारी आती है हमारे साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन इज इजी। तो हमने देखा कि अगर हमारा ये स्फेरिकल मिरर हो गया एंड ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस की तरह कंसिडर करेंगे एंड जो मिरर है उसको वाई एक्सिस की तरह कंसिडर करेंगे ऑन दी एक्सिस। तो जब हमारी पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन होगी तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगी तो हम उसे नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे
एंड जो हमारी हाइट जो है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, दैट इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो हम उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। एंड अगर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है हमारी हाइट तो हम नेगेटिव लेंगे। तो हमने देखा कि अगर तो हम लोगों को एक्सिस के अकॉर्डिंग वर्क करना है, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स। तो हमें इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली अपनी साइन कन्वेंशन यूज करनी है। एंड एक और पॉइंट जो हमारा साइन कन्वेंशन में यूज होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही हम उसे रखते हैं, ताकि हम अपनी इमेजेस को कन्वेक्स मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर ऑब्टेन कर सके एंड कॉनकेव मिरर में हम अपने इन फ्रंट ऑफ द मिरर यूज कर सके। तो ये हो गई हमारी साइन कन्वेंशन। अब बारी आती है हमारे मिरर फॉर्मूला की। तो मिरर फॉर्मूला में हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर v हो गया हमारी इमेज का डिस्टेंस, u हो गया हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड f हो गया हमारी फोकल लेंथ। तो हमारा ये जो मिरर फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को याद होना चाहिए। एंड इस मिरर फॉर्मूला को यूज़ करते वक्त हम अपनी साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। अब बारी आती है हमारी मैग्निफिकेशन की। तो मिरर फॉर्मूला के अंडर हमारे एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन। एंड मैग्निफिकेशन जो है वो हमें बताता है कि कितने एक्सटेंट तक हमारी इमेज मैग्नीफाई या फिर डिमिनिश हुई है विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया h'/h। यहाँ पे हमारा जो h' है दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड h जो है दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम हमारे ये इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा मैग्निफिकेशन को -v/u। तो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव साइन जो है हमारा वो इम्प्लाई करता है कि अगर हमारा नेगेटिव आएगा मैग्निफिकेशन में तो हमारी रियल इमेज फॉर्म होगी, एंड अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो हमें ये भी पता है कि हम h' को पॉजिटिव लेंगे वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन में, क्योंकि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अबव, एंड h' को हम नेगेटिव लेंगे इन केस ऑफ रियल इमेज, क्योंकि वो नीचे की तरफ फॉर्म होती है, दैट इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ आवर इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज वेल एज इन केस ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस ब्रिंग्स अस कि हमारा जो है स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक है दैट इज फिनिश्ड। तो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा रिफ्लेक्शन के सारा मेथड कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उनके रे डायग्राम्स क्या क्या फॉर्म होते हैं एंड उनके यूजेस क्या है विद द मिरर फॉर्मूला एंड द साइन कन्वेंशन। तो आप लोगों को साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए बिकॉज वी विल यूज साइन कन्वेंशन इन आवर मिरर फॉर्मूला। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा रिफ्रैक्शन का टॉपिक। तो रिफ्रैक्शन के टॉपिक में हमें सबसे पहले ग्लास स्लैब के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होगी उसको पढ़ना है। तो हमने हमारे ग्लास स्लैब को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक सोर्स है, उससे हमारी रे इंसिडेंट हो रही है ग्लास स्लैब के ऊपर। तो जो वो इंसिडेंट होगी तो हमारा एक इंसिडेंट एंगल फॉर्म होगा दैट वी विल कॉल इट एज I1। तो जब वो हमारे रेयरर मीडियम दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास जाएगी, यहाँ पर ग्लास डेंसर मीडियम है एंड एयर जो है वो हमारा रेयरर मीडियम होगा। तो जब हमारी इंसिडेंट रे इंटरफेस से ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो वो हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, और वो एंगल फॉर्म करेगी R1। फिर जब हमारी इंसिडेंट रे जो होगी वो हमारे सेकेंड इंटरफेस दैट इज फ्रॉम ग्लास टू एयर के अंदर जाएगी, तो वो हमारे नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो हमने इसमें देखा कि जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो हमारी रे जो है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम आर नॉर्मल। तो हमारा क्या होगा कि रेयरर से जब वो डेंसर में जाएगा तो हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, एंड जब वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो वो अवे होगा नॉर्मल से। तो हमारे इस ग्लास स्लैब के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन में देखा कि हमारी जो इंसिडेंट रे है एंड इमर्जेंट रे, दोस टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, बट उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है उसकी उनमें डिस्प्लेसमेंट हुई है। दैट इज वाई हमने कहा है कि हमारी रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारी लाइट यहाँ पर आनी चाहिए थी दैट इज कमिंग हेयर। इसीलिए जब हम लोग ग्लास स्लैब रखते हैं हमारे किसी भी लेटर के ऊपर तो वो रेज्ड हमें दिखाई देता है। तो उसके पीछे का फिनोमिना ये है।
अब बात करते हैं हमारी कि हमने बोला था कि रिफ्रैक्शन में चेंज ऑफ स्पीड होती है जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो हमने देखा कि रिफ्रैक्शन की कंडीशन ही यही है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मीडियम्स प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पर एक था एयर एंड सेकेंड वॉज द ग्लास। ग्लास यहाँ पर हमारा डेंसर मीडियम हो गया एंड एयर जो हो गया वो हमारा रेयरर मीडियम हो गया। तो रेयरर से डेंसर जब जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी हमारी, डेंसर टू रेयरर वो अवे बेंड होगी। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे लॉज क्या है रिफ्रैक्शन के। हमने रिफ्लेक्शन के तो लॉज पढ़े थे। तो हमारा रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, दैट इज जो हमारे फेस होगा जिसमें हमारा मीडियम 1 एंड मीडियम 2 मीट कर रहे होंगे, उस फेस के पास जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल फॉर्म होगा, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन वन प्लेन। सेकेंड लॉ हमारा कहता है विच इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में हम देखेंगे कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी जो लाइट है वो वैक्यूम के अंदर ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है और उसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो मेजर करता है कि कितने एक्सटेंट तक हमारी लाइट ने अपना पाथ चेंज करा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2 मीडियम के बीच का हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब हम मीडियम्स चेंज कर देंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी साथ में चेंज हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम बोल रहे हैं कि टेल अस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम लोग उसे ऐसे लिखेंगे, n रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ मीडियम 2। तो अगर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पूछा है तो हमारे मीडियम 1 की स्पीड टॉप पे आएगी एंड देन नीचे आएगी मीडियम 2 की स्पीड। लेकिन अगर हमसे उल्टा पूछा है कि टेल अस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ मीडियम 1। अब हमसे नेक्स्ट पॉइंट में पूछा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग अपने एक मीडियम को वैक्यूम फिक्स कर देंगे एंड सेकेंड मीडियम को हम लोग चेंज करते रहेंगे। तो हमारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। यहाँ पर c की वैल्यू 3 × 10⁸ आएगी एंड v की वैल्यू हम लोग चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कौन सा मीडियम हमने लिया है। अब यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है पेज नंबर 175 पे। तो वहाँ पे उस टेबल में हमें ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने हैं, बाकी कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दीज 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर कॉमन। सो फर्स्ट इज एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003 एंड वाटर का हो गया 1.33 एंड क्राउन ग्लास का हो गया 1.52। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा, उतना ही हम कहेंगे कि वो डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी के इक्वल नहीं होती। तो कुछ लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो मास डेंसिटी के इक्वल है, बट दीज टू आर नॉट सेम। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की कि जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो रेयरर मीडियम में फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द डेंसर मीडियम। इसीलिए हमारे ग्लास स्लैब के एग्जाम्पल में जब वो रेयरर से डेंसर जा रहा था तो उसकी स्पीड स्लो हो गई एंड दैट इज़ वाई वो हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। लेकिन जब हम डेंसर से रेयरर जाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट्स। तो अभी बारी आती है हमारे स्फेरिकल लेंसेज की। तो स्फेरिकल लेंसेज जो है वो हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वॉच मेकिंग में यूज होते हैं। तो व्हाट आर स्फेरिकल लेंसेज? तो स्फेरिकल लेंसेज आर दोज ट्रांसपेरेंट मटेरियल व्हिच आर बाउंड बाय ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस। और इन स्फेरिकल लेंसेज में हम लोग अगर 2 कॉन्केव लेंसेज यूज करते हैं तो हम कहते हैं उसे डबल कॉन्केव लेंस, एंड अगर 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं तो हम उसे कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो कि थिक होता है सेंटर से एंड थिन होता है एट द एजेस, दैट इज इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। एंड जो हमारा कॉन्केव लेंस होगा वो इनवर्ड्स होगा, दैट मीन्स वो थिक होगा एजेस से एंड थिन होगा सेंटर से।
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने स्फेरिकल मिरर्स में भी पढ़ी थी। तो फर्स्ट बेसिक टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो स्फेयर फॉर्म होगा लेंस का, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। बट द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड मिरर इज ओनली वन, दैट लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम C1 एंड C2 कहते हैं। तो अब बारी आती है हमारे सेकेंड टर्म विच इज प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे स्फेरिकल मिरर का था वो वहां पर हम पोल और कर्वेचर से पास करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होगा स्फेरिकल लेंस का। थर्ड टर्म इज ऑप्टिकल सेंटर। जैसे स्फेरिकल मिरर में हमारे पास वहाँ पे पोल था, यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा एंड इट हैज सेम डेफिनेशन लाइक पोल, दैट द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। जैसे कि अगर हमारा ये लेंस है तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। नेक्स्ट टर्म इज डायामीटर। दोनों केसेस में दैट इज स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज में हमारा सेम होता है एंड हम डायामीटर को अपर्चर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा डायामीटर। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है डायमीटर से रिलेटेड। जैसे हमने हमारे मिरर्स में लिया था कि जो अपर्चर होगा वो हम स्मॉल लेंगे विद कंपैरिजन टू द रेडियस। सिमिलर हैपेंस इन द लेंस केस आल्सो कि हम अपने स्मॉल अपर्चर लेंगे ताकि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो अभी इस लेवल पे हमारी क्लास 10th में हमें स्मॉल अपर्चर के लेंसेज को यूज करने के लिए कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। इट इज सेम एज इन द केस ऑफ मिरर्स कि हमारे जो रेज है जब कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे तो हम उस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो अब बात आती है हमारे कि हमारे पास दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं जिन्हें हम F1 एंड F2 कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कैसे करना है, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कि हम लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे हम अपना, उसको सन के सामने उसकी यहाँ पर जो लाइट आएगी उसको एक पेपर पे शार्पेस्ट टिप पॉइंट जहाँ पर इमेज बन रही होगी उस पर हम 5 मिनट्स के लिए रखेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व कि पेपर स्टार्ट्स बर्निंग। एंड वो भी इसलिए क्योंकि हमारे जो फोकस होगा वहाँ पर जो रेज है वो कन्वर्ज होंगी। कॉन्वेक्स में हमारी जो है वो रेज कन्वर्ज होंगी एंड कॉन्केव में हमें लगेगा कि हमारी रेज डाइवर्ज हो रही हैं। तो हमें एक बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस एंड कॉन्केव को हम कहते हैं डाइवर्जेंट लेंस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस हमारे 2 होते हैं स्फेरिकल लेंसेज के केस में। अब हमें ये एक चीज़ याद रखनी है कि जो डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से उसे हम फोकल लेंथ के टर्म में मेजर करेंगे, जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स में भी किया था कि जब हमने हमारे प्रिंसिपल फोकस और पोल से डिस्टेंस मेजर किया था तो हमारे पास फोकल लेंथ आई थी। तो सेम हैपेंस इन दी लेंस केस ऑल्सो। अगर आप लोग मिरर्स एंड लेंसेज को रिलेट करके चलोगे तो आपके लिए ईजी होगा सारे पॉइंट्स को याद रखना। यहाँ पर बस एक चीज़ डिफरेंस है कि जो हमारे पास वहाँ पे कॉन्केव मिरर था वो यहाँ पर हमारे कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा एंड जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर था वहाँ पे वो हमारे कॉन्केव लेंस की तरह एक्ट करेगा। तो लेंसेज एंड मिरर्स में बस नेम्स अपोजिट हो जाते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की सेम होंगी एंड इन दोनों की सेम होंगी। तो अब बारी आती है हमारे लास्ट टॉपिक विच इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो हमारे फर्स्ट केस में हमने देखा कि हमारे पास ही कॉन्वेक्स लेंस है एंड जब हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो फोकस से पास होगी। ये सेम केस हमने देखा था मिरर के केस में, जब हमने कॉन्केव मिरर से पास करवाई थी पैरेलल एक्सिस या फिर कॉन्वेक्स मिरर से तो वो फोकस से पास करती है। यहाँ पर भी सेम कॉन्वेक्स लेंस के साथ हो रहा है एंड कॉन्केव लेंस के साथ। तो सेकंड केस आता है हमारा कि अगर वो फोकस से पास होगी हमारी रे तो वो रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इन बोथ द केसेस। थर्ड में हमारा जो होगा कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है रे तो वो सेम अपनी पाथ को रिफ्रैक्ट करके फॉलो करेगी एंड हमारे पास
सेम केसेस बनेंगे जैसे कि हमने देखा था मिरर के केस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था, जब हमने उससे पास करवाई थी रे हमारी, तो उसने सेम पाथ फॉलो किया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करके सेम पाथ फॉलो होगा रिफ्रैक्शन के बाद। तो अब पढ़ते हैं हम हमारे कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम्स की तरफ। फर्स्ट केस आता है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो हमारी रे जो है वो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होती है। तो हमने देखा था कि कॉन्केव लेंस में हमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है शो करने के लिए कि हमारी फोकस से पास होगी, जैसे कि हमने इस फर्स्ट केस में देखा। तो हमने देखा कि हमारी इनफाइनाइट रेज जो आ रही हैं ऑब्जेक्ट की, वो फोकस से पास होंगी और हमारा इमेज फोकस पे फॉर्म होगा। तो हमारा फर्स्ट केस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस एट फोकस एंड द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ पॉइंट साइज। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है कि हमारा जो नेचर है इमेज का फॉर्म जो हुई है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सेकेंड केस इन कॉन्केव लेंस है कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो हमने देखा कि हमारी पैरेलल एक्सिस के रे आ रही है एंड रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगी। सेकेंड रे जो होगी वो हम अपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे एंड वी नो कि जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अपने पाथ को वापस से फॉलो करती है। तो हमारे पास जब हमने दोनों रेज को ड्रॉ करा अपने रे डायग्राम में, तो हम जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे फॉर्म हो रही है। तो हमने देखा कि हमारी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी, कि वो हमारा जो साइज है इमेज का दैट्स डिमिनिश्ड एंड इट्स ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर। तो आपने अभी तक देखा कि कॉन्केव लेंस जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करेगा एंड कॉन्केव लेंस जो है वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो अब पढ़ते हैं हम हमारे कॉन्वेक्स लेंस की तरफ। तो फर्स्ट केस इन कॉन्वेक्स लेंस है कि जब हम अपने इनफाइनाइट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारा फोकस पे फॉर्म होएगा एंड वो पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगी। सेकेंड केस में हम देखते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने 2 टाइम्स ऑफ f1 से रिप्रेजेंट करा है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है। जब हम अपनी रेज ड्रॉ करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो f2 और 2f2 के बीच में फॉर्म होगी। ये हमने पिछले में देखा था। तो रिलेट लेंस केसेस विद द मिरर केसेस, तभी आप लोग समझ पाएंगे एंड ईजी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ जिसमें हमने अपने ट्वाइस ऑफ f विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे रखा अपनी ऑब्जेक्ट को एंड जब हमने रेज ड्रॉ करी तो सेम हमारे पास इमेज फॉर्म हुई सेम साइज की एट 2f2 दैट इज C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड फॉर्म होगी, दैट इज C2 के बियॉन्ड फॉर्म होगी एंड उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड ही होगा। फर्स्ट 4 केसेस में हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा नेचर हमारी इमेज का एंड इसका साइज एनलार्ज्ड हो जाएगा। फिफ्थ केस आता है हमारा कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक इमेज फॉर्म हुई जो हाईली एनलार्ज्ड थी एंड उसका नेचर भी रियल एंड इन्वर्टेड था। अब बात करते हैं हमारे लास्ट केस की जिसमें हमने अपने फोकस के अंदर रखा था ऑब्जेक्ट को। तो हमने नोट करा कि जो हमारे पास हमारी इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइड ऑफ लेंस पे फॉर्म होगी एंड इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड। लेकिन नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि इसका जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर के केस में देखा था। तो ये हो गया हमारे 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे लेंस फॉर्मूला की तरफ। तो हमने देखा था कि हमारे मिरर फॉर्मूला में 1/v + 1/u = 1/f था, लेकिन लेंस फॉर्मूला में हमारे पास है 1/v - 1/u = 1/f. V is the image distance, U is the object distance and similar happens with the lens formula also. जब हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। लेंसेज में भी मिरर्स की तरह साइन कन्वेंशन सेम होती है, बस वहाँ पर हमने मिरर्स में पोल से डिस्टेंस मेजर किया था, हम यहाँ पे अपने ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, पोल नहीं होता। तो हमें बहुत ध्यान से अपने लेंस फॉर्मूला के अंदर अपने सारी साइन कन्वेंशंस लगानी है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यहाँ पर भी सेम होगी मिरर की तरह। उसका फॉर्मूला होगा h' विच इज़ यहाँ पे h' हो जाएगा आपके इमेज की हाइट एंड आपका h हो जाएगा ऑब्जेक्ट की हाइट।
मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला को V/U भी लिख सकते हैं, दैट इज इमेज का डिस्टेंस जो होगा अपॉन में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। तो हम मैग्नीफिकेशन इज सिमिलर एज इन केस ऑफ द मिरर्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है पावर ऑफ लेंस। हम लेंस की पावर को कैसे मेजर करते हैं, तो हमें याद रखना है कि पावर को हम रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ से डिफाइन करते हैं एंड उसकी SI यूनिट डायोप्टर होती है, वेराज जो फोकल लेंथ की SI यूनिट लेंगे वो हम मीटर में लेंगे। अगर हमारे पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो हम लिखेंगे 100 अपॉन में F, तब जाके हमारे पास आएगा पावर का डायोप्टर में विच इज़ दी SI यूनिट। हमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास जो कॉन्केव लेंस होगा उसकी हमारे पास पावर होगी नेगेटिव एंड जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी पावर होगी पॉजिटिव। तो ये याद होने चाहिए क्योंकि ये हमसे MCQs में पूछा जा सकता है कि कॉन्केव का क्या पावर होती है और कॉन्वेक्स की क्या होती है। तो कॉन्केव की होती है नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स की होती है पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर के बारे में ऑफ लेंस की एक लास्ट पॉइंट याद रखना है जो हमें नोट की फॉर्म में दिया हुआ है NCERT के लास्ट पेज पे, कि अगर हमारे पास सपोज 2 कॉन्केव लेंसेज हैं अलग अलग फोकल लेंथ के, तो हमसे पूछा है कि उसकी पावर क्या होगी। तो पावर को हम ऐड कर देंगे दोनों की, क्योंकि पावर इज़ द एडिटिव यूनिट, तो हम उसमें एडिशन कर सकते हैं ईजीली। तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर्स पढ़े थे, स्फेरिकल लेंसेज पढ़े हमने, स्फेरिकल मिरर्स पढ़े। तो ये सब हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अगर इसमें कुछ डाउट रह गए हो आपको चैप्टर में तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड डू वॉच ऑल माई अदर वीडियोज विच आई हैव अपलोडेड ऑन द MCQs ऑफ द फर्स्ट 3 चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, acid, bases and salts, metals and non-metals, and I'll be completing human eye and world chapter tomorrow on day 6। और इसमें हमारा जो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला की डेरिवेशंस हमें नहीं करनी है। So this completes our chapter and do revise all the notes which I have provided। and आप लोगों को अच्छी तरीके से ये रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि ये रे डायग्राम किसका है, कौन से लेंस का या फिर कौन से मिरर का है, and what are the conditions of in which this image or the object is placed। So do like, subscribe to my channel and share it with your friends so that they can also get the benefit of this video। So meet you guys in my next video. Until then, take care.